हेलो, हाय, हाउ आर यू? वेलकम यू ऑल। एक बार आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं शिल्पी और सी प्लस प्लस की सीरीज में आप सभी लोगों का बेहद तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, मेरी सीरीज 1 के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, कुछ 4 क्वेश्चंस करवाए थे। क्वेश्चन तो 4 ही थे, बट देखने में क्वेश्चन तो 4 ही थे, बट एक्चुअली में उन 4 क्वेश्चंस के पीछे का कॉन्सेप्ट और उन 4 क्वेश्चन में से बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमने पार्ट 1 के अंदर सॉल्व किए थे या फिर समझे थे। ठीक है, तो चलते हैं अब हमारे आगे वाले बाकी बचे हुए क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलिए देखिए, ले चलते हैं हम आपको हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, इससे पहले हमने ये देखा था कि सी प्लस प्लस के बारे में कुछ हमने बातें देखी थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, प्रोसीजरल क्या होता है, किस तरीके से जो वेरिएबल्स हैं, क्या होता है आइडेंटिफायर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब हमारे पास में यहाँ पर जो नया क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सी प्लस प्लस इज अ डैश टाइप ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि सी प्लस प्लस जो है हमारा किस टाइप की लैंग्वेज है। राइट, तो हमारे पास में यहाँ पर कितने ऑप्शंस मिलते हैं हमको? यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं। तो इन 4 ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है, देखो, हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी लो लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन सी बोथ, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पर ये बताने से पहले कि यहाँ पर ये लो लेवल है या हाई लेवल है, तो सबसे पहले हमें ये बता होना चाहिए कि क्या होता है हाई लेवल और क्या होता है लो लेवल। राइट, तो इसको बताने के लिए छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी मेरी। तैयार है? चलो, तो देखो, अब बात समझने की ये है कि हम ये जो लैंग्वेजेस हैं किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर के लिए। ठीक है, जिससे कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सके, और जब हम इसको इंस्ट्रक्शंस दें तो वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, और फॉलो करने के बाद में हमको क्या जनरेट करके दे? आउटपुट जनरेट करके दे। राइट, क्या जनरेट करके दे हमको? आउटपुट जनरेट करके दे। बट जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, और आप मेरी बातें सुन भी पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि हम दोनों एक ही लैंग्वेज समझते हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो कंप्यूटर है वो किस पे काम करता है? कंप्यूटर काम करता है भाई हमारा मशीन लैंग्वेज पे। किस पे काम करता है? मशीन लैंग्वेज पे काम करता है। राइट, तो क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज पे काम करता है, तो मशीन लैंग्वेज पे काम करता है, बातें जो है वो कौन सी समझता है? मशीन लैंग्वेज में समझता है। ठीक है, बट वैसे ही इसको कुछ इस तरीके से ले सकते हैं आप कि हम और आप हिंदी या इंग्लिश समझते हैं, मगर अगर कोई फ्रेंच में बोलने लग जाए या फिर जापानीज में बोलने लग जाए तो हम सुन तो पाएंगे, क्योंकि बोल तो वो कोई ना कोई भाषा ही रहा है, बट समझ पाएंगे क्या? नहीं समझ पाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, हम किस कौन सी भाषा यूज कर रहे हैं? हाई लेवल। लिखने के लिए प्रोग्राम्स को ये समझ रहा है बेचारा कंप्यूटर, मशीन लेवल। तो अब यहाँ पर बीच में कोई ना कोई क्या होना चाहिए? कन्वर्टर होना चाहिए, ट्रांसलेटर होना चाहिए, जो इस लैंग्वेज को यहाँ ट्रांसलेट करे और यहाँ पर किसी दूसरी लैंग्वेज मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, जिससे कंप्यूटर उसको समझ पाए, समझ करके प्रोसेसिंग कर पाए और जनरेट कर पाए आउटपुट। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि इतना काम करने की जरूरत ही क्या है? मशीन लैंग्वेज सीखो, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दो और अपना काम कराओ। राइट, प्रॉब्लम है ना? नहीं नहीं नहीं, बट यही दिक्कत आ जाती है। क्या दिक्कत आ जाती है? मशीन लैंग्वेज जो है वो यूज करती है 0-1 फॉर्मेट, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू लर्न एज अ ह्यूमन। एक ह्यूमन को ये जो नोटेशंस होते हैं 0-1 वाले डिफरेंट सीक्वेंसेस जो हैं, उनको लर्न करना बहुत ही मुश्किल है। और अगर वो कर भी लेता है, सीख भी लेता है, कोशिश करके काम भी करता है, तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, और साथ ही साथ गलती होने की चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टेक जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। राइट, इस वजह से क्या करा?
इस वजह से ह्यूमंस को सहूलियत देने के लिए, उनको आराम देने के लिए, जिससे कि वो इजीली लैंग्वेज को लर्न कर सकें और लर्न करने के बाद में क्या कर सकें, बहुत अच्छे और बढ़िया बढ़िया कोड्स बना सकें, लॉजिक्स को डेवलप कर सकें। तो जो लैंग्वेज डेवलप हुई है वो लैंग्वेज कौन सी होती है, हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। बीच में फिर कोई ट्रांसलेटर या फिर कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल कर देता है कोड को और फिर चेंज किसमें कर देता है, मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है, जिससे कि हमारा कंप्यूटर जो है उसको समझ पाए और फिर प्रोसेसिंग करके आउटपुट जनरेट कर पाए। राइट, समझ में आ रही है चीज। कंपाइलेशन प्रोसेस मैंने पहले भी कहा था, चार डिफरेंट स्टेजेस है कंपाइलेशन प्रोसेस की। प्री प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद में कंपाइलर, फिर असेंबलर, फिर लोडर। तो इस तरह से करते करते प्रोग्राम जो फाइल होती है, जो सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड कंपाइल होते 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 एंड में क्या बन जाता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, या फिर हम बोल रहे हैं मशीन लैंग्वेज में अगर हम कहना चाहेंगे तो एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो जाती है, और उसको कौन यूज करता है, हमारा कंप्यूटर यूज करता है। राइट, समझ में आई चीज। तो ऐसी लैंग्वेजेस जिनके लिए कोई ट्रांसलेटर जरूरत पड़ती है वो क्या कहलाते हैं, हमारे हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। राइट, तो अब अच्छी तरीके से पता है, अब इस चीज को समझना बहुत इजी हो गया। क्या C++ का प्रोग्राम बनाकर कंपाइल करते हो? तो आपका आंसर क्या है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर आपका आंसर हाँ है तो यहाँ पर बहुत आसानी हो जाएगी हमें चुनने में कि जो C++ लैंग्वेज है वो कौन से टाइप की लैंग्वेज है। तो ऑब्वियसली वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। क्या बन जाती है, हाई लेवल लैंग्वेज बन जाती है। राइट, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, समझ में आई चीज, अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए, अब क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ गया और क्लियर हो गया, और यहाँ हमने कहा कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। क्या है, ऑप्शन ए है, हाई लेवल लैंग्वेज है हमारी C++। राइट, अब यहाँ पर एक कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है, एक छोटा सा ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है, सुनिए, ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान देकर अपने नोट्स बनाइए। और यहाँ पर जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है, कैसी बात है, इम्पॉर्टेंट बात है, उसको ध्यान से सुनो। ठीक है, और लिख लो। अब यहाँ पर क्या था, हाई लेवल, लो लेवल, बोथ, और यहाँ पर क्या था, नन ऑफ द अबव। अब कहानी में ट्विस्ट ये आ जाता है कि अगर एक ऑप्शन और होता, एक ऑप्शन यहाँ पर और होता, वो कौन सा ऑप्शन होता, वो होता मिडिल लेवल लैंग्वेज। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ और होता, ऑप्शन सी मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो हम कौन सा चूज करते हैं? अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सी इज नॉट अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। उसके अंदर प्रोसीजर भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। वैसे ही यहाँ पर C++ कुछ जगह, कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा कि C++ जो है वो कौन सी लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर लो लेवल लैंग्वेज से ज्यादा क्वालिटी है। ठीक है, और जो प्योरली हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उससे थोड़ी सी कम क्वालिटीज हैं, कम फंक्शंस या फीचर्स आप कह सकते हैं। इसलिए अगर ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं तो आंसर ए ना होकर आपको सी देना ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। राइट, बट ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कहीं कहीं, है ना, कहीं कहीं कुछ बुक्स में यहाँ पर मिडिल लेवल लैंग्वेज भी दिया हुआ है आंसर। इसलिए अगर आपको देखना है कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमको ये देखना है पहले कि ऑप्शंस कौन से प्रोवाइडेड हैं। तो जिस तरह के ऑप्शन प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या देंगे, आंसर देंगे। ना कि हम ये करेंगे कि फटाफट से क्वेश्चन पढ़ा, पहला ही ऑप्शन मिल गया हाई लेवल लैंग्वेज, टिक किया और चले गए आगे, और फिर खुश भी हो गए इस बात पे कि हमने तो आंसर सही किया था। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, सारे ऑप्शन एक बार एक्सप्लोर करने हैं, दिमाग लगाना है, और फिर बहुत ही सावधानी से हमको हमारा आंसर जो है वो टिक करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कमेंट्स इन C++? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो किसके लिए यूज में आता है, कमेंट्स के लिए यूज में आता है? तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो क्या है, देखिए,
स्लैश एस्ट्रिक, जो भी लिखना है आपको वो कमेंट, और उसके बाद में वापस एस्ट्रिक ले लिया है हमने, और साथ ही साथ और क्या ले लिया है हमने, एक वापस से स्लैश बैक स्लैश ले लिया। एक तरीका ये है, एक तरीका है ये, दूसरा तरीका। उसके बाद में तीसरा तरीका है, यहाँ पर 2 लाइन खींची हुई है, ध्यान दें कि 2 स्लैश बनाए हुए हैं बैक स्लैश, उसके बाद में बोथ, दोनों ही तरीके लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का, राइट। अब देखिए, इस चीज को समझाने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी होगी। वो क्या होगी कि क्या होते हैं कमेंट्स, जो कमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो कमेंट्स होते हैं, और हाँ, या फिर व्हाई वी नीड्स कमेंट। क्वेश्चन कैसे हो सकता है, क्वेश्चन एक ये भी पूछ सकती हो, व्हाट इज कमेंट्स, व्हाट इज कमेंट्स, क्वेश्चन या तो ये आ सकता है, या फिर क्या हो सकता है, why we need comments। ठीक है, हमको कमेंट्स की जरूरत क्या है। ठीक है, पहली बात तो क्या हो गई कि हमको कमेंट जो है बता दो भाई कि होता क्या है, ठीक। और दूसरा क्या हो गया कि हमें कमेंट्स की जरूरत क्या है प्रोग्रामिंग करते समय। ठीक है, तो पहली बात, व्हाट इज कमेंट, कमेंट है क्या। जब हम हमारा प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम बनाने के दौरान, जब प्रोग्राम कहाँ बनाया जाता है, हाँ जी, एडिटर के ऊपर हमने अपना प्रोग्राम लिखा, जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको सोर्स फाइल कहा जाता है। ठीक है, जब हम सोर्स फाइल बना रहे हैं, जब हम इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं, एट दैट टाइम सिंटेक्स के अलावा अगर जो काम हम कर रहे हैं उसके रिलेवेंट कुछ लिखना चाहें तो वो क्या कहलाता है, हमारा कमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कमेंट कहलाता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि कमेंट लिखा क्यों गया। कमेंट इसलिए लिखा गया कि आपने कौन सा वेरिएबल लिया है, आपने कौन से फंक्शन यूज करे हैं, आप क्या करना चाहते हो, आप जो इक्वेशन दे रहे हो वो इक्वेशन क्या चीज परफॉर्म करने जा रही है या क्या परफॉर्म करेगी, राइट। उसके लिए क्या, उसके लिए अगर आप कुछ लिख रहे हो तो वो चीज क्या कहलाती है, आपकी कमेंट कहलाती है। ठीक है, समझ में आई चीज, वो चीज क्या कहलाती है, आपकी कमेंट कहलाती है। और इसको हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब बड़ी बड़ी कंपनियों में कोई प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग जो प्रोग्रामर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, जब वो प्रोग्राम बनाते हैं, तो जब प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम के साथ साथ में कौन सा मॉड्यूल क्या कर रहा है, कौन सा फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर कोई भी चीज प्रोग्राम लिखते समय, प्रोग्राम के दौरान कुछ लिखना चाहे जिससे कि आपके प्रोग्राम बनाने के बाद जब कोई दूसरा उसको पढ़े और समझने की कोशिश करे तो वो क्लियरली उस चीज को समझ सके, तो जो इंफॉर्मेशन आपने लिखी है, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, आपके कमेंट्स कहलाएंगे। वन, एक चीज समझ आ गई। दूसरी चीज, जब आप अपना प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, एट दैट टाइम कंपाइलर उन कमेंट्स को नहीं पढ़ेगा। ठीक है, आप उन कमेंट्स में कुछ भी लिख सकते हैं, कंपाइलर उनको नहीं पढ़ेगा, मतलब उनका सिंटेक्स क्या है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो उनको बिल्कुल से नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ और सिर्फ क्या चीज ध्यान रखेगा, जो कि आपने प्रोग्राम लिखा है, राइट। तो वो चीज क्या हो जाती है, आपकी कमेंट्स हो जाती है। अब यहाँ पर आई तीसरी बात, तीसरी बात ध्यान से समझिए। ठीक है, मैं सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर बताकर आगे भी मूव हो सकती थी, बट मेरे को आपको समझाना है, कोई भी एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, इसलिए तीसरी बात ध्यान से सुनो। कौन सी बात, तीसरी बात। तीसरी बात ये है कि कमेंट 2 तरीके के हो सकते हैं, मतलब समझाने का मतलब कमेंट कितने तरह के हो सकते हैं, 2 टाइप्स हो सकते हैं, 2 टाइप्स के कमेंट्स हो सकते हैं ना। तो वो कौन कौन से होंगे हमारे पास में, पहला सिंगल लाइन, या तो क्या हो सकता है, सिंगल लाइन हो सकता है ना, या फिर मल्टी लाइन, है ना, मल्टी लाइन। 2 तरीके हो सकते हैं, ठीक है, सिंगल लाइन हो सकता है या फिर मल्टी लाइन हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अगर 2 टाइप का है
है ना। तो दो टाइप के हैं, तो दो अलग अलग तरीके से लिखे जाएंगे। देखिए, अगर सिर्फ एक ही लाइन में लिखा हमने, मान लीजिए हमने लिखा है दिस इज अ स्पेशल फंक्शन, ठीक है, ये क्या है, दिस इज अ स्पेशल फंक्शन, ये लिखा है हमने। तो ये एक ही लाइन में था, तो हमने इसको इस तरीके से कर दिया, तो ये क्या बन गया, सिंगल लाइन कमेंट। क्या बन गया ये बच्चा, सिंगल लाइन कमेंट बन गया, राइट। बट अगर हमारे पास में क्या है, एक से ज्यादा लाइन का कमेंट है, ठीक है, एक से ज्यादा लाइन में हमने कमेंट को लिखा है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मल्टी लाइन कमेंट कहलाएगा। ठीक है, ध्यान दो, देखो एक बार इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो क्या कहलाएगा, मल्टी लाइन कमेंट कहलाएगा। और जब वो मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा, एट दैट टाइम इस चीज से काम नहीं चलेगा, ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा। तो उस समय क्या करना होगा हमको, देखो उस समय क्या करना होगा, मल्टी लाइन में ऐसे, यहाँ पर एस्ट्रिक, यहाँ आपका मैटर, और ऐसे करके इसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे एक लाइन है, दो लाइन है, तीन लाइन है, इस तरह से आप उसको क्लोज कर सकते हैं। तो क्या समझ में आया हमको, हमको ये समझ में आया कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना, कमेंट्स के लिए, उन कमेंट्स में, कमेंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, उनका नाम होता है सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट्स, राइट। सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट्स के बाद में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि, है ना, सिंगल लाइन जो होते हैं वो इस तरह से लिखा जाता है, और मल्टी लाइन जो होते हैं वो इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सिंटेक्स, है ना। हमारे पास में कितने टाइप के सिंटेक्स हो गए, दो टाइप के सिंटेक्स हो गए। तो अब ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में क्या आप मुझे ये बता सकते हो, ये तीन क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कमेंट, कमेंट होता क्या है, राइट। दूसरा क्वेश्चन आ गया व्हाई वी नीड कमेंट्स, हमें कमेंट्स की जरूरत क्या है। दोनों स्पेसिफाई कर दिया मैंने, समझ आ गया, लिख भी लिया होगा आपने, आई एम श्योर। और फिर उसके बाद में यहाँ पर जब देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, और साथ ही साथ इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, समझ आ गई चीज, तो ऑप्शन डी, राइट, एग्जैक्ट, याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है which of the following is the correct syntax to print the message in C++ language। C++ लैंग्वेज में प्रिंट करने के लिए जो सही सिंटेक्स है वो क्या होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन बन गया, क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, कहाँ, कंसोल पर प्रिंट करवाना है। तो कंसोल पर प्रिंट करवाने के लिए जो हमारे पास में तरीका है, उस जो हम कीवर्ड यूज कर रहे हैं वो क्या है, यहाँ पर सी आउट। ठीक है, क्या है, सी आउट। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन, ये जो सी आउट है, ये जो सी इन है, ये है क्या, याद करो, थोड़ा सा पीछे जाते हैं अगर हम सी में, तो वहां हम ये कहते थे, ठीक है, वहां हम क्या कहते थे, वहां हम कहते थे प्रिंटफ। वहां हम क्या यूज करते थे, वहां हम यूज करते थे प्रिंटफ, है ना, याद आ गया, प्रिंटफ यूज करते थे कुछ इस तरीके से डबल कोट्स में, है ना, जो लिखना होता था, ठीक है, हमको जो भी लिखना होता था हम इस तरीके से क्या करते थे, हम ऐसे लिख देते थे। ठीक है, और वो एज इट इज जो था वो कंसोल पे जाकर के प्रिंट हो जाता था। तो यहाँ पर हमने लिखा हेलो गाइस, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका, यहाँ पर भी आपका आ जाएगा हेलो गाइस। ठीक है, ऐसे आ जाएगा हेलो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब जो ये प्रिंटफ है, ये क्या था, ये था फंक्शन, क्या था ये, फंक्शन था, राइट, क्या था ये, फंक्शन, ये फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन है, और कैसा फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, करेक्ट, प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो अगर प्रिंट करने के लिए सी में प्रिंटफ नाम का फंक्शन था, तो ये जो सी आउट है यहाँ पर,
ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो सी आउट ऑप्शन है ये क्या है, क्या ये भी एक फंक्शन है? और अगर ये फंक्शन है तो हमको अच्छे से पता है कि जब कोई चीज फंक्शन होती है तो उसके आगे क्या लगे होते हैं, पैरेंथेसिस लगे होते हैं, राइट, लगे होते हैं ना पैरेंथेसिस। तो यहाँ तो पैरेंथेसिस नहीं लगे हुए हैं, तो अब यहाँ पर फिर से दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सी आउट कोई भी फंक्शन नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, और अगर ये फंक्शन नहीं है तो ये जो ऑपरेटर लगा हुआ है यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये ऑपरेटर क्या है, और चार ऑप्शंस आ जाएं, तो यहाँ पर इस ऑपरेटर को कहते हैं एक्सर्शन ऑपरेटर। क्या कहते हैं? एक्सर्शन ऑपरेटर। और सी आउट क्या है? सी आउट, सी आउट क्योंकि हम किस में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम क्लास में प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, सी में हम किस में प्रोग्रामिंग करते हैं, क्लास में प्रोग्रामिंग करते हैं, और क्लास का क्या बनाते हैं हम, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पर प्रिंट करने के लिए या इनपुट लेने के लिए जो दो चीजें यूज ली जाती हैं, क्या ली जाती हैं, जो दो चीजें यूज ली जाती हैं, पहला तो हो गया हमारा सी आउट और दूसरा हो गया हमारा सी इन। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। क्या है ये, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आईओ स्ट्रीम क्लास के ये दोनों ही है ऑब्जेक्ट। ठीक, एक बात अच्छे से समझ आई। दूसरी बात, हमारी जो C++ लैंग्वेज है वो कैसी लैंग्वेज है, बोलो जल्दी। हाँ जी, वो लैंग्वेज है केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव क्या होता है? केस सेंसिटिव का मतलब है यहाँ पर कि अलग अलग अल्फाबेट को अलग अलग तरीके से लिया जाता है। दैट मीन्स ये कैपिटल ए अलग माना जाएगा, स्मॉल ए अलग माना जाएगा, राइट। तो ये चीज क्या शो करती है, हमारी केस सेंसिटिविटी, राइट। क्या शो करती है, केस सेंसिटिविटी। तो अगर मैंने लिखा CAD कैट, तो ये अलग तरीके से, अब मैंने लिख दिया CAD कैट, ये अलग तरीके से लिया जाएगा। कैपिटल CAD, तो ये देखिए सब फॉर्म्स जो हैं ये बदलती जा रही हैं। ठीक है, तो हमारा कंप्यूटर या फिर हम कहें कि हमारा C++ जो है कैसा है, कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो उस तहत मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, लिखने का तरीका तो ऐसा ही होता है ना, सी इन और सी आउट, ये मैंने लिख दिए थे। ठीक है, आपने देखे, आपको समझ, बट यहाँ गलती क्या है, ये जो सी है या ये जो सी है ये कैपिटल नहीं हो सकता, राइट। ये कैपिटल नहीं हो सकता, तो ये कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा हमेशा। किसमें रहेगा, स्मॉल। अगर आप कैपिटल लिखते हैं, अगर आप कैपिटल लिखते हैं तो क्या होगा, तो आपको एरर आ जाएगी। ठीक है, तो हमको हमेशा ये कैसे लिखने हैं, स्मॉल में लिखने हैं। ठीक है, सी इन सी आउट ऑब्जेक्ट तो है ही, साथ ही साथ में क्या है, कीवर्ड्स भी हैं। साथ ही साथ क्या है, कीवर्ड्स, एंड कीवर्ड्स आर द स्पेशल रिजर्व वर्ड्स जो कि ऑलरेडी सी या C++ की स्क्रिप्ट में हेडर फाइल्स में लिखे हुए हैं, राइट। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं बचा है। सारे डाउट्स को हमने अभी इस समय इस क्वेश्चन के लिए किल कर दिया है, राइट। चलो, अगर अब समझ में आ गया एकदम से, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे आंसर दे दो। हाँ जी, देखिए यहाँ पर अब देखते हैं हम, तो जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो सही तरीका क्या है, सही तरीका है हमारा, ये देखो यहाँ पर ये कैपिटल हो गया, तो ये ऑप्शन जो हो गया ये गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर से तो सी ही गायब कर दिया और ओ को कैपिटल कर दिया, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। नन ऑफ द अबव, नहीं जी, एक तो सही आंसर है, ऐसा थोड़ी है कि सारे ही गलत आंसर डाले। तो देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, सी आउट। ठीक है, उसके बाद में ऑपरेटर, एक्सर्शन ऑपरेटर, एंड आफ्टर दैट क्या लिखा हुआ है डबल कोट्स में, हेलो स्टूडेंट्स। तो जहां जो लिखा हुआ है एज इट इज शो होने वाला है, कहां पर, हमारी इस कंसोल पर कि लिखा हुआ आ जाएगा हेलो स्टूडेंट्स। सो हाउ आर यू, हेलो स्टूडेंट्स। समझ आ गया, क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, Which of the following is the correct syntax? तो ऑप्शन ए जो है ये सही आंसर हो चुका है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that has the ability to create new data type is called,
वो कौन सी लैंग्वेज है जिसके पास में ये एबिलिटी है कि वो क्या कर सकती है, नई नई या फिर नया डेटा टाइप जो है उसको क्रिएट कर सकती है। तो वो क्वालिटी जो है इसमें से ये जो 4 नाम है क्या कहलाती है? पहला है ओवरलोडेड, दूसरा है एनकैप्सुलेशन, तीसरा है री रिप्रीहेंसिबल, ठीक है, और चौथा है हमारा एक्सटेंसिबल। ठीक है, तो कौन सा रहेगा? अब सबसे पहले इसको समझाने से पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप, डेटा का टाइप, ठीक है, डेटा टाइप, डेटा टाइप, डेटा टाइप मीन्स डेटा का टाइप बताने वाली चीज क्या बन जाएगी? डेटा टाइप कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि यहां हमने लिखा इंट ए, राइट? क्या लिखा? इंट ए लिखा। अब ए क्या है? वेरिएबल नेम, ठीक है, ए क्या है? वेरिएबल नेम। इसमें किस तरह का डेटा स्टोर किया जाएगा वो चीज किस पर डिपेंड करती है कि किस टाइप का डेटा टाइप है, राइट? समझ में आई चीज? तो अब यहाँ पर अगर हमने वेरिएबल ए लिया है तो इस ए वेरिएबल को लेते समय हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये बताना पड़ेगा कंप्यूटर महाशय को कि वो ए जो है वो किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल एक तरीके से मेमोरी लोकेशन है, जो कितनी मेमोरी, अब यहाँ पर हमने क्या किया है? ए नाम का वेरिएबल लिया है, राइट? क्या लिया है हमने? ए नाम का वेरिएबल लिया है। तो जब ये ए नाम का वेरिएबल लिया तो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर क्या हुआ? ए वेरिएबल जो है उसके लिए जगह बुक हो गई, स्पेस जो है वो बुक हो गई। कितनी स्पेस बुक हो गई? डिपेंड करेगा डेटा टाइप पे। अब इंट जो डेटा टाइप है वो कितनी मेमोरी लेता है? जनरली वो 2 बाइट्स लेता है। तो यहाँ पर 2 बाइट्स, 2 बाइट्स जो है इस ए नाम के वेरिएबल के लिए बुक हो गई। ठीक है, अब ये कंप्यूटर मेमोरी है, कोई ना कोई क्या होगा? इसका एड्रेस होगा। तो इस किसी एड्रेस पे 2 बाइट मेमोरी ए नाम के वेरिएबल के लिए बुक हो गई है। ठीक है, जो मेमोरी एड्रेसेस होते हैं वो जनरली कौन सी लैंग्वेज, सॉरी, कौन से नंबर्स में होते हैं? वो होते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। ठीक है, कौन से फॉर्मेट में होते हैं? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। टोटल वी हैव 4 टाइप्स। ठीक है, नंबर सिस्टम अगर आपने पढ़ा हो, आपको थोड़ा बहुत याद हो, ट्राई टू रिकॉल। 4 तरह के नंबर होते हैं। पहला होता है हमारा डेसिमल, फिर बाइनरी, फिर ऑक्टल, याद आ रहा है ना? एंड लास्ट वन इज हेक्साडेसिमल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हेक्साडेसिमल। तो इस तरीके से ये जो 4 नंबर्स हैं, इन चारों नंबर में से जो हमारी मेमोरी होती है, जो एड्रेस बुक करती है, उसके लिए कौन से लेते हैं? ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, राइट? समझ में आ गई बात? जो डेटा का टाइप बताए वो है डेटा टाइप। फॉर एन एग्जाम्पल हम जो यूज करते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। इंट, फ्लोट, डबल, कैर। इंट, फ्लोट, डबल, कैर। ठीक है, अब उसी के बाद में हमने आपको ये बता दिया। अब ये बता करके अलग अलग डेटा टाइप के अलग अलग साइजेस होते हैं। तो जिस डेटा टाइप का आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उतनी साइज का स्पेस जो है वो मेमोरी में क्या हो जाता है? बुक हो जाता है, राइट? समझ में आ गया कंसेप्ट? पूरा समझ में आ गया डेटा टाइप? अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि हमारी जो लैंग्वेज है इसके अंदर खुद से डेटा टाइप बनाने के लिए द एबिलिटी टू क्रिएट न्यू डेटा टाइप, जो नए अपना खुद का अपने अनुसार डेटा टाइप को बनाने की जो एबिलिटी है उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसको यहाँ पर कहा जाता है एक्सटेंसिबल। क्या कहा गया? एक्सटेंसिबल कहा गया। ठीक है, बढ़ा दिया। एक्सटेंड मतलब किसी चीज को बढ़ा देना। तो जो डेनिस रिची सर हैं या फिर हम कहें जो स्टॉप स्ट्रूप सर हैं, उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी सी की या C++ की जो स्क्रिप्ट लिखी उन्होंने जो भी हमको डेटा टाइप्स दिए वो क्या कहलाए? प्री डिफाइन या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। बट हमको और ज्यादा अच्छी तरीके से हम प्रोग्रामिंग कर सकें और अपने कंसेप्ट्स को यूजर्स को समझा सकें, ठीक है, जरूरत के अकॉर्डिंग चीजों को क्रिएट कर सके, तो हमने क्या करना स्टार्ट किया? खुद से डेटा टाइप बनाने स्टार्ट किए। ठीक है, आपने नाम सुना होगा क्लासेस, स्ट्रक्चर्स, ऑटोनॉमस एरेज। ठीक है, तो वो जो चीजें हैं वो क्या कहलाई? हमारी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। और ऐसा करना
है ना। जो लैंग्वेज जो ऐसा कर सकती है वो कौन सी लैंग्वेज कहलाती है? एक्सटेंसिबल, जो खुद को अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग एक्सटेंड कर सकती है। राइट, समझ में आ गया अच्छी तरीके से? इस पूरे पेज में जो जो लिखा था हर एक वर्ड का मतलब मैं आपको यहाँ पर समझा चुकी हूँ। राइट, चलिए आगे देखते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। Which of the following header file extension used in C++? मैंने मेरे इससे पहले वाले सेशन में, सेशन नंबर 1 में अच्छे से समझाया है कि एक्सटेंशन क्या होता है, हेडर फाइल क्या होती है। ठीक है, अगर आपने ये वाला पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, प्लीज गो टू द फर्स्ट वीडियो एंड देन फिर देखिए आप सेकेंड वीडियो, तो बिल्कुल कनेक्टिविटी हो जाएगी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। किसके बारे में बात हो रही है? हेडर फाइल के बारे में बात हो रही है। राइट, किसके बारे में बात हो रही है? हेडर फाइल के बारे में बात हो रही है। तो हेडर फाइल का एक्सटेंशन यहाँ से चुरा लेते हैं हम। क्या लिखा है? एच। तो क्या रहने वाला है? डॉट एच रहने वाला है हेडर फाइल का एक्सटेंशन। ठीक है, समझ में आ जाएगी चीज, याद रहेगी। ट्रिक बता दी है। तो सीपीपी तो सी के लिए यूज करते हैं, ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता। तो सही आंसर जो है हमारा वो कौन सा हो जाता है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आंसर सी क्या हो गया हमारा? करेक्ट आंसर आ गया यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एड्रेस ऑपरेटर? एड्रेस ऑपरेटर जो है इनमें से फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस कौन सा है? एड्रेस ऑपरेटर यहाँ पर कौन सा है? तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमें दिखाई देगा कि हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में सबसे पहला जो है वो क्या है आपका? जल्दी बताइए। हम जीमेल यूज करते हैं तो क्या है? @। क्या है पहला ऑप्शन हमारे पास में है? @, राइट। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में हैश। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में एंड, या फिर हम इसे कहते हैं %। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में मॉड। चौथा ऑप्शन कौन सा है हमारे पास में? मॉड। तो यहाँ पर देखो, पहला है जो हमको यूज करते हैं जनरली मेल्स के लिए, ठीक है ऐसा। उसके बाद में दूसरा है हैश, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लिए यूज में लिया जाता है। राइट, तीसरा ऑप्शन जो है ये क्या है आपका? एम्परसेंड एंड, और यही क्या कहलाता है? यही क्या है आपका? एड्रेस ऑपरेटर। यही क्या है हमारा? एड्रेस ऑपरेटर। थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देती हूँ, आप रिकॉल करने की प्लीज मेरे साथ में कोशिश करिएगा। हम एक चीज पढ़ते हैं जिसका नाम होता है पॉइंटर्स। क्या नाम होता है? पॉइंटर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि वेरिएबल, वेरिएबल क्या करता है? वैल्यू स्टोर करता है ना। वेरिएबल क्या करता है? कोई वैल्यू स्टोर करता है। तो अगर यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल्स बना दिए, ये 2 वेरिएबल बनाए हैं मैंने, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा int a, राइट। इसकी वैल्यू दी मैंने 10। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ? अब मेरे को एक पॉइंटर बनाना है। पॉइंटर, पॉइंटर क्या है? पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, कहीं कहीं लिखा होता है पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल। पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है विच कंटेन एड्रेस। जो क्या कंटेन कर रहा है? एड्रेस कंटेन कर रहा है। किसका एड्रेस कंटेन कर रहा है? इसका। किसका? किसी वेरिएबल का, ठीक है। किस तरीके से बताती हूँ आपको, देखो। अब हमने बना दिया एक int p, ठीक है। एक हमने क्या बना दिया? पॉइंटर बना दिया। अब पॉइंटर भी वेरिएबल और ये a भी वेरिएबल, तो कौन कंफ्यूज हो जाने वाला है? कंपाइलर। उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेरिएबल जो है वो नॉर्मल वेरिएबल है और कौन सा वेरिएबल जो है वो एक, हाँ जी बोलिए, वो एक क्या है? वो एक पॉइंटर है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक नोटेशन दिया है, ध्यान से देखना। एक नोटेशन दिया है, ये क्या है? एस्ट्रिक साइन। तो जब हमको वेरिएबल से पहले, हमको नहीं सॉरी कंपाइलर को वेरिएबल से पहले क्या मिलने वाला है? एस्ट्रिक मिलने वाला है। तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है एक पॉइंटर, राइट। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर मेमोरी के अंदर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ? एक वेरिएबल a बुक हुआ है और एक वेरिएबल p बुक, ठीक है। दोनों ही इंट है, दोनों के लिए
2 बाइट्स मेमोरी बुक हो जाएगी। ओके, अब मेमोरी के अंदर बुक किए गए हैं तो कोई ना कोई क्या होगा, एड्रेस होगा, तो इसका भी कुछ एड्रेस होगा। मान लीजिए हेक्साडेसिमल में ना लिखकर मैं इसको ऐसे ही नॉर्मली लिख देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से कोई ना कोई क्या होगा, इसका एड्रेस होगा। अब हमने क्या किया, अभी तक इतना काम हुआ है। अब मैं कहती हूँ कि मैं P नाम के पॉइंटर के अंदर क्या कर रही हूँ, एड्रेस डाल रही हूँ। क्या कर रही हूँ, एड्रेस डाल रही हूँ। किसका, एक वेरिएबल का। तो एट दैट टाइम अब क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे आप। अब ये हुआ कि वेरिएबल ए का एड्रेस जो है किसके बराबर कर दो, P में डाल दो, ठीक है। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर मैंने एक ये ऑपरेटर यूज किया है। इस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट काम करता है। मतलब अगर मैंने लिखा x इज इक्वल्स टू 7, क्या लिखा, x इक्वल्स टू 7 लिखा है, तो अगर मैंने x इक्वल्स टू 7 लिखा है तो इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू कितनी हो गई है, 7 हो गई है, ठीक है, ना कि 7 की वैल्यू x हो गई है, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए, तो a का एड्रेस किसके अंदर असाइन कर दिया हमने, P के अंदर असाइन कर दिया, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस a की वैल्यू यहाँ पर 10 है, ठीक है, इस a की वैल्यू अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर इस p की वैल्यू कितनी होने वाली है, जल्दी बताइए, 10 होने वाली है, नहीं, क्या होने वाली है, एड्रेस 1011 ऐसे होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब p नाम का पॉइंटर किसे पॉइंट कर रहा है, a को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि p के अंदर क्या डाल दिया गया है, a का एड्रेस डाल दिया गया है, राइट। समझ आ गया, क्लियर हो गया बिल्कुल से। तो जब हम पॉइंटर यूज करते हैं तो हम इस तरीके से एम्परसेंड का यूज करते हैं, राइट। तो अब बिना किसी प्रॉब्लम के आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा। तो सही आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन सी, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने ABCD की जगह 3 लिखा हुआ है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर है एम्परसेंड, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आज आपको बताए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आपके सारे डाउट्स को हम किल कर देंगे, राइट। चलिए, तो फिर आज के लिए मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट और थैंक यू। और साथ ही साथ में प्लीज ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर योर कमिंग एग्जाम, राइट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो और लगता हो कि हम हमारे साथ में जुड़े रहेंगे तो प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम हमारे टारगेट के और पास पहुंच सकें। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, मैं शिल्पी, फिर मिलते हैं।